मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, राजस्थान जीके जो कि आपका न केवल रीट लेवल 2 SST बल्कि पटवार, SI, कांस्टेबल, इवन दैट आप राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सम्मिलित होते हैं तो उन सब में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपका रहता है वो भाग है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके को लेकर हमारे विद्यालयों में कक्षा 6, 7 और 8 में इस सत्र में हमारा राजस्थान के नाम से एक नवीन बुक लागू की गई है। उसी बुक की मैं 1 बाय 1 जो है कंप्लीट व्याख्या आपको देने जा रहा हूं, जिसमें से हम पहला लेसन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्रथम लेसन इस बुक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान एक परिचय, और आज हम इसका दूसरा लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। तो आज का जो हमारा इसका अध्याय 2 डिस्कस करेंगे हम, राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक क्षेत्र। राजस्थान के ऐतिहासिक क्षेत्र जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, वागड़ है, हड़ौती है, ढूंढाड़ है, मालवा है, मालव है, शिवी है, अर्जुनायन है, मेवात है, मरुकांतर है, योध्या क्षेत्र है, तो कांठल है, मेरवाड़ा है। तो ये सारे क्षेत्र हम इसके अंदर पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो साथियों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे भी आपके लिए कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल चुके। तो अब डिस्कस करते हैं हम हमारे टॉपिक राजस्थान के इतिहास को। राजस्थान का इतिहास अध्याय 2। तो चैप्टर जो है पूरा मैं क्लियर करूंगा आपको। चैप्टर की स्टार्टिंग में कह रहा है कि एक शिक्षक से छात्र जो है वो क्वेश्चन करता है कि हमारे क्षेत्र को मेवाड़, मारवाड़ ऐसा क्यों कहा जाता है। तो फिर आगे हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग देखिएगा वीडियो के अंत तक। तो चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव भटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़, मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। पुराने समय में ये नाम लिए जाते थे। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिबी या शिवी, मेवात, हड़ौती आदि। तो अब इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब देखिएगा, मूव करते हैं हम हमारे पहले महाकाव्यकालीन राजस्थान की ओर। महाकाव्यकालीन राजस्थान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको साधारण बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा जैसा इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। महाकाव्यकालीन तो हमारे जो महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, ऋग्वेद है, चरक संहिता है, तो ये हमारे महाकाव्य माने जाते हैं। तो महाकाव्यों के अनुसार राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख अंचल या जनपद जांगल, मरुकांतर, मत्स्य और शूरसेन। जांगल, मरुकांतर, मत्स्य और शूरसेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात करें हम मरुकांतर की। अब 1 बाय 1 हम इन चारों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत में आर्यों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्यों
या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है मरु। तो मरु में अपने बात करें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है और उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, नागौर आ गया, तो ये क्षेत्र मरु के अंदर आते थे। तो ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वरहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर का कुछ भाग जो था वो सम्मिलित था। तो मोटा मोटा ध्यान रखें, राजस्थान का मैप आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दिया गया है, तो आप पहले वहाँ से उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो पश्चिमी राजस्थान, मरु के अंदर पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान का भाग जो था वो लिया गया था। कालांतर में, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु जनपद आता है, अलवर और हरियाणा का क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है और जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली। मद्र तथा जांगल जो है बीकानेर का क्षेत्र, बीकानेर नागौर का क्षेत्र जांगल, तो नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो अब आया जांगल। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। तो जांगल प्रदेश जो है बीकानेर, नागौर और जोधपुर, जिसकी राजधानी अही छत्रपुर, वर्तमान नागौर, जिसकी राजधानी अही छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये महाभारत यानी महाकाव्यकालीन क्षेत्र चल रहे हैं हमारे। आगे हम मौर्योत्तरकालीन और फिर उसके बाद अन्य क्षेत्र जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि महाकाव्यकालीन हमारे राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मरु आ गया, जांगल आ गया, मत्स्य आ गया और शूरसेन आ गया। तो अब आता है मत्स्य। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो है मत्स्य जनपद और एक है मत्स्य प्रदेश। दो बातें आती है, एक तो मत्स्य जनपद और मत्स्य प्रदेश। मत्स्य जनपद जो है उसमें अलवर और जयपुर का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, जिसकी राजधानी विराटनगर बैराट, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था अपना। इसका मतलब इसका संबंध भी कहीं ना कहीं महाभारत से है, तभी पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का अपना समय बिताया था। और मत्स्य प्रदेश में 4 जिले रखे गए हैं। मत्स्य प्रदेश जो कि राजस्थान के एकीकरण के समय निर्माण किया गया था, मत्स्य प्रदेश का, जिसमें 4 जिले रखे गए थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर, वो मत्स्य प्रदेश था। अभी हम बात कर रहे हैं मत्स्य जनपद की। तो ये अलवर और जयपुर का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी थी विराटनगर यानी बैराट। तो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान च्याङ ने भी किया है। तो चीनी यात्री युवान च्याङ ने भी इसका वर्णन किया है बैराट का। तो मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर का क्षेत्र, जिसकी राजधानी थी विराटनगर बैराट। मत्स्य प्रदेश अलग है, वो राजस्थान के एकीकरण में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब उसके बाद मूव करते हैं हम शूरसेन जनपद की ओर। शूरसेन जनपद, तो इसमें शूरसेन जनपद में भरतपुर, करौली, धौलपुर, आगरा और मथुरा का क्षेत्र आता है, जिसकी राजधानी थी मथुरा। भरतपुर, करौली, धौलपुर, आगरा और मथुरा का क्षेत्र इसमें आता है, जिसकी राजधानी थी मथुरा राजधानी थी शूरसेन जनपद की। और शूरसेन जनपद से ही हमारी जो भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं, बोलियां हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं शोरसेनी
प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत की दो शाखाएं बंटी थी, एक तो गुर्जर अपभ्रंश और एक शोरसेनी अपभ्रंश। गुर्जर अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश। तो शोरसेनी प्राकृत की दो शाखाएं निकली। गुर्जर अपभ्रंश जो कि गुजरात्रा प्रदेश के अंदर थी, गुजरात्रा प्रदेश जो कि जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था। गुजरात्रा, जोधपुर, पाली का क्षेत्र गुजरात्रा क्षेत्र या गुजरात्रा प्रदेश कहलाता था। तो वहां आई गुर्जर अपभ्रंश। और शोरसेनी अपभ्रंश जो शूरसेन जनपद था प्रॉपर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र, वहां आई आगरा, मथुरा का क्षेत्र यानी यूपी वाला क्षेत्र, वहां आ गई शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ और गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, क्योंकि वो जोधपुर वाले क्षेत्र में थी तो वहाँ राजस्थानी बोली बोली जाती है। राजस्थानी जो भाषा है वो गुर्जर अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है उसकी, जो हम राजस्थान की भाषाओं में डिस्कस करेंगे। अभी शूरसेन या शोरसेन, शोरसेन जो हम राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे, भाषाएं पढ़ेंगे तो वहां भी ये नाम आएगा। शोरसेनी प्राकृत आगे दो शाखाओं में बंटेगी, गुर्जर अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश में शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी भाषा की और गुर्जर अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है राजस्थानी भाषा की। तो गुर्जर अपभ्रंश, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से ही मानी जाती है। तो अब चलते हैं खैर हम शोरसेन या शूरसेन जनपद की ओर। तो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो इसमें कुछ आगरा और मथुरा का भाग भी सम्मिलित था और राजधानी थी इसकी मथुरा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया है। यानी सिकंदर के समय शूरसेन या शोरसेन जनपद मौजूद था राजस्थान के अंदर। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन है। तो बयाना प्रशस्ति के अंदर शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। अब आक्रमण हुआ सिकंदर का। तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां जो थी वो राजस्थान में आकर बस गई। तो पंजाब और टक की कुछ जातियां जो थी वो राजस्थान में आकर बस गई। इनमें से अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। तो मालव, शिवी, अर्जुनायन ये जातियां प्रमुख थी सिकंदर के आक्रमण के समय जो राजस्थान में आकर बसी थी। तो अब आता है हमारा मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान यानी जब मौर्योत्तर, तो मौर्यों का अंतिम काल जब चल रहा था, बिल्कुल मौर्योत्तर, उत्तर मौर्य प्लस उत्तर, तो उत्तर मतलब लास्ट वाले काल के लिए लगाया जाता है। तो उसमें जो राजस्थान में क्षेत्र थे योध्या, जो कि उत्तरी राजस्थान यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले वाला क्षेत्र इसमें मेन लिया गया है योध्या क्षेत्र के अंदर। शिवी जो कि मेवाड़ का क्षेत्र लिया गया है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, ये शिवी जनपद जिसमें मेन, जिसको वर्तमान में हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं। मोटा मोटा बात ध्यान रखें, शिवी जनपद जिसकी राजधानी थी माध्यमिका। शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका या मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके शिवी जनपद के जो अवशेष हैं वो नगरी चित्तौड़गढ़ में मिले हैं। चित्तौड़गढ़ नगरी। तो शिवी जनपद जो है ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ इसके आसपास का क्षेत्र था। मालव क्षेत्र में मेन झालावाड़, प्रतापगढ़ और टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़ और टोंक का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है ये मालव क्षेत्र कहलाता था। झालावाड़ जिसमें झालावाड़ सम्मिलित है, प्रतापगढ़ सम्मिलित है और टोंक सम्मिलित है। टोंक उस वक्त नहीं था, तो जयपुर ही उस वक्त था,
जयपुर का नगर इसके अंदर था। नगर वर्तमान में टोंक के अंदर है, तो हम टोंक बोल सकते हैं। वर्तमान में झालावाड़, प्रतापगढ़ और टोंक ये मालव क्षेत्र था। और अर्जुनायन ये आ गया, अलवर, भरतपुर, जयपुर ये क्षेत्र, अर्जुनायन क्षेत्र जो था ये क्षेत्र था। अलवर, भरतपुर मेन था इसमें। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, वर्णन इसका देखते हैं हम। तो अब आता है शिवी जनपद। तो शिवी जनपद क्या कहता है, शिवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष कहाँ मिले हैं, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। तो नगरी सभ्यता भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता जहाँ अवशेष मिलते हैं शिवी जनपद के, तो यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से शिवी जनपद से ही वहाँ सभ्यता कवर कर लेनी है हमने। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। मेवाड़ या प्रागवाट यही क्षेत्र था, शिवी जनपद वाला ही। फिर आया अर्जुनायन। अर्जुनायन में मेन भरतपुर और अलवर। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो अर्जुनायन जो जाति थी वो अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। भरतपुर और अलवर प्रांत की ये मुख्य जाति थी। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शक्तियों को परास्त किया। तो मालवों के साथ मिलकर इन्होंने विदेशी शक्तियों को परास्त किया था। उसके बाद आया मालव। मालव जो है, मालवों की शक्ति, ये आ गया झालावाड़, टोंक और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। झालावाड़, टोंक और प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी इसमें मेन है। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। और मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक में है। तो उस समय जयपुर में माना जाता था इसको, जो वर्तमान में टोंक के अंदर आता है नगर, जो वर्तमान में टोंक जिले में उपस्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। लेकिन वर्तमान में आपसे अगर मालव पूछा जाता है तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र कहलाता था। और मालवों की दिग्विजय, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवों की दिग्विजय का यूप यानी स्तूप अभिलेख जो है, यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। यूप अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूप अभिलेख किससे संबंधित है, तो मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा है, नांदसा भीलवाड़ा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख। या सीधा ही पूछ रहे जाए यूप अभिलेख किस जनपद से संबंधित है, तो मालव जनपद से संबंधित है। उसके बाद योध्या जो था वो उत्तरी राजस्थान, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में लिए गए हैं, वो योध्या क्षेत्र आता था। वर्तमान गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्या भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। तो ऐसा माना जाता है कि कुषाण शक्ति को योद्धियों ने ही परास्त किया था। नेक्स्ट हम चलें तो कहता है गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। तो आश्रित रूप में गुप्त ने इन्हें बनाए रखा, कुछ इनको दे देते थे, कुछ इनसे ले लेते थे, तो अर्ध आश्रित रूप में इनको बनाए रखा था। परंतु गुप्त के बाद 5वीं सदी के बाद हून आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात है, वरद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो जो हमने शिवी जनपद पढ़ा, मालव पढ़ा, योध्या पढ़ा, अर्जुनायन पढ़ा, उनके पतन की चर्चा है किसमें, वरद संहिता के अंदर। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं। तो मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, जो वर्तमान में फेमस क्षेत्र इसी नाम से जाने जाते हैं, जो वर्तमान में हम बोलते हैं। तो ये आ गया राजस्थान के विभिन्न अंचल। तो शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, मेवात,
अलवर भरतपुर, मेवात, अलवर और भरतपुर जहाँ मेवात जाति का बाहुल्य है। शेखावटी में आ गया चूरू, सीकर, झुंझुनू। मेवात में आ गया अलवर, भरतपुर, ढूंढाड़ में आ गया जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र। हाड़ौती हो गया कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। मेन बूंदी और कोटा जो हमारा संभाग है वो हाड़ौती क्षेत्र। मेवाड़ हो गया उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये मेवाड़ हो गया। वागड़ हो गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। मारवाड़ हो गया जोधपुर व इसके आसपास का क्षेत्र मारवाड़। और मांड या वल्ल या त्रवणी, मांड कह दें, वल्ल कह दें, वल्ल या कह दें त्रवणी, ये जैसलमेर व इसके आसपास का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है ये। तो ये राजस्थान के विभिन्न अंचल। तो अब इनको और देख लेते हैं हम लोग कि इनमें क्या कहता है। तो मेवाड़ जो है उदयपुर का क्षेत्र आ गया। तो प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, 7वीं शताब्दी से लेके आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, यानी राजस्थान के एकीकरण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। तो यहाँ दो शाखाओं ने राज किया है मेन, एक तो गुहिल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। गुहिल शाखा जो कि रावल शाखा के रूप में जानी जाती है, रावल शाखा के रूप में, और सिसोदिया शाखा जो कि राणा शाखा के रूप में जानी जाती है, राणा शाखा के रूप में। रावल शाखा का अंतिम राजा था रावल रतन सिंह, जिसकी पत्नी बेहद खूबसूरत पद्मनी, जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। और रावल रतन सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो रावल शाखा का अंतिम राजा रावल रतन सिंह। और उसके बाद शुरू हुई राणा शाखा। राणा शाखा हमीर सिंह सिसोदिया ने राणा शाखा प्रारंभ की, इसीलिए इस वंश को सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। हमीर सिंह सिसोदिया जो कि सिसोदा गांव का था, सिसोदा गांव का हमीर सिंह सिसोदिया, जिसने राणा की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से इनके नाम के आगे राणा लगना शुरू हो गया। तो राणा हमीर या हमीर सिसोदिया एक ही बात है। राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, तो ये सारे इसी शाखा के ही हिस्से हैं। राणा कुंभा हो गया, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, प्रताप के पिता थे उदय सिंह, तो राणा सांगा, वो सारे सिसोदिया वंश के ही राजा थे। तो यहाँ 7वीं शताब्दी से लेकर राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन रहा था। और इनकी जो मुख्य राजधानियाँ रही हैं उनमें नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, जो राणा प्रताप द्वारा बनाया गया था, चावंड को राजधानी, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। और यहाँ की बोली मेवाड़ी है। तो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी। उसके बाद आया वागड़ जो है मेन बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया और इसकी बोली वागड़ी कही गई। इसके अलावा इसमें कुछ भाग पिलानी का, भादरा और नोहर तथा कन्ना का क्षेत्र भी लिया जाता है, लेकिन मेन जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र ही वागड़ के अंदर सम्मिलित है। उसके बाद मारवाड़ तो जो प्राचीन मरु प्रदेश था वो ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था मंडोर पर। इसके बाद यहाँ आ गया राठौड़ वंश। तो राठौड़ वंश का आधिपत्य यहाँ स्थापित हो गया था मारवाड़ के अंदर।
तो जोधपुर व इसके आसपास का क्षेत्र मेन मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। जोधपुर, बीकानेर, बाद में बीकानेर के राठौड़ अलग हो गए थे। जो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, उन्होंने जांगल प्रदेश जीतकर बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। वो हिस्ट्री में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है हाड़ौती। हाड़ौती आधुनिक बूंदी तथा कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। कोटा संभाग जो है हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है मेन। तो बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीना जनजाति का आधिपत्य था। मीना वंश का बूंदा, मीना वंश के राजा थे बूंदा, उन्हीं के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। और कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा, तो हाड़ा चौहानों का यहाँ शासन रहा है। हाड़ा शाखा, हाड़ा चौहानों का यहाँ शासन रहा, इसीलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया। तभी से इस भूभाग को और यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। तो हाड़ा चौहानों ने यहाँ शासन किया है, तो इसीलिए क्षेत्र बना हाड़ौती। ढूंढाड़, ढूंढाड़ जो है वो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा है। और यहाँ जो राजवंश जिन्होंने आधिपत्य अपना स्थापित किया, कच्छवाहा राजवंश, कच्छवाहा राजवंश, जिसमें जो सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इसी राजवंश के थे। और मानसिंह जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ा था राणा प्रताप के विरुद्ध, वो भी इसी राजवंश का राजा था। स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, वो सारे इसी राजवंश के थे, कच्छवाहा राजवंश के। तो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है और यहाँ आधिपत्य रहा है कच्छवाहा राजवंश का और यहाँ की बोली जानी जाती है ढूंढाड़ी के नाम से। तो 12वीं सदी में कच्छवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव यहाँ डाली और इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। उसके बाद मेवात, मेवात जो है वो अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मेवात कहलाता है। यहाँ की बोली मेवाती। और राणा सांगा ने जो बाबर के साथ युद्ध लड़ा था उसमें हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती जो था वो इसी मेवात क्षेत्र का ही था, जो कि मेवातियों का मेन नायक बन के उभरा था। उस युद्ध के अंदर राणा सांगा का साथ दिया था, जिन्होंने हसन खां मेवाती। तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो राणा सांगा का साथ दिया था या हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती मेवात क्षेत्र का ही था, हसन खां मेवाती। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांडवल या त्रवणी भी बोला जाता है। जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरात्रा, यहीं से गुर्जर अपभ्रंश यहीं से निकला हुआ है। गुर्जरात्रा जोधपुर का दक्षिण भाग है। पाली इसमें आता है गुर्जरात्रा प्रदेश के अंदर। प्रतापगढ़ को कांठल, प्रतापगढ़ को कांठल। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, मालवा जो है वो झालावाड़ का क्षेत्र है। और मालव जो है वो झालावाड़, टोंक और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। मालव वो मालव है, ये मालवा, मालवा झालावाड़ का क्षेत्र है। चूरू, झुंझुनू और सिक्कर का क्षेत्र जो है वो शेखावटी। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता है। आप लोग एकीकरण जब पढ़ते रहे हैं तो मेरवाड़ा क्षेत्र लिया जाता था नाम, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, अंग्रेजों के समय, अजमेर मेरवाड़ा। तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ऐसा लगता है तो हमारे वीडियो को अपना लाइक ज़रूर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये यूनिक मटेरियल है जो कम्पिटिटिव बुक में जो आप लोग पढ़ते हैं, कम्पिटिटिव बुक्स, वो उनमें इस तरह से प्रॉपर वे में नहीं दिया हुआ। मौर्योत्तरकालीन कौन सा है, महाकाव्यकालीन कौन सा है। तो अगर इसमें से प्रश्न बन जाता है
तो फिर रेयर चांसेस में ही उस कम्पिटिटिव बुक्स का सहारा आपको मिलेगा। लेकिन आपके जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और SIERT उदयपुर द्वारा जो बुक्स हमारे विद्यालयों में लगाई जाती हैं, जो कि राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, तो उनमें इस तरह का मैटर जो है बहुत बढ़िया बुक दी हुई है हमारा राजस्थान, जिसको एक एक करके मैं हर चैप्टर आपके सामने ला दूंगा, 6वीं का, 7वीं का, 8वीं का। तो इन चैप्टर्स को करते ही आप देखेंगे कि पूरा के पूरा राजस्थान जीके आपके सामने कवर हो जाएगा। तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अब इसके कुछ क्वेश्चन अगर हमारे को समझ आ गया तो इसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें गतिविधि कही हुई है, शिक्षक गण विद्यार्थियों से राजस्थान के मानचित्रों में अंचलों को रेखांकित करवाएं। तो यानी मोटा मोटा आइडिया क्षेत्र का और उनकी बोलियों के नाम लिखवाएं। तो अभी हम प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर में जो हमारे को दिए हुए हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर, बेराट। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र जो है मेरवाड़ा कहलाता है। और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को जो उसकी भाषा है ढूंढाड़ी कहते हैं और इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। तो साथियों मेरे द्वारा क्विक रिवीजन ऑफ साइकोलॉजी बुक भी एक तैयार की गई है आपकी सहायता करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम प्रवेश करने वाले होते हैं तो साइकोलॉजी का एक क्विक रिवीजन, यानी बिल्कुल जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में या उससे एक दिन जस्ट पहले सारी साइकोलॉजी की बुक हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए क्विक रिवीजन यानी मोटी मोटी मेन बातें उसके अंदर बताई गई हैं। आप लोग इसको देखेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि क्या इसमें लिखा गया है। केवल संक्षेप में कुछ टॉपिक बताए हुए हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। हर टॉपिक को लगभग इसमें टच किया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही इसके अंदर लिखे गए हैं। और साथ ही साथ इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिखे गए हैं। और इसका जो चार्ज है वो मात्र आपके लिए 10 रुपये रखा गया है, जो कि ना के बराबर है। ये 10 रुपये भी मेरे उस साथी के लिए जिसने इस बुक को टाइप करने में मेहनत की है, बुकलेट को टाइप करने में मेहनत की है। तो आपको इस बुकलेट को कैसे गेन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। इजी केमिस्ट्री जिसका लोगो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इजी केमिस्ट्री। उसके बाद आपको बिल्कुल होम पेज के बॉटम यानी बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोर का। स्टोर को आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ 2 कोर्स दिखेंगे, एक तो फीचर्ड कोर्सेज और एक आपके आएगा माई कोर्सेज। फीचर कोर्सेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ बुकलेट शो हो जाएगी, बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। 10 रुपये पे करने हैं आपने मात्र, और उसके बाद पे करने के बाद वो बुकलेट आप लोग माई कोर्सेज में जाएंगे। माई कोर्सेज में एक ऑप्शन दिया होगा स्टडी मटेरियल में बुकलेट आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ बुकलेट ही है, इसमें कोई वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बुकलेट है जिसमें हर टॉपिक को संक्षेप में टच किया हुआ है, केवल उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। साथियों यदि आपको हमारे प्रयास आपके लिए बेहतर लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है इस बुकलेट को प्राप्त करने में, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8107358585 पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।